डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये चीज हमने देख ली कि जो मैग्नेट के बाहर होती है, मैग्नेट के बाहर के हिस्से में आपके नॉर्थ पोल से निकलती है और एंटर करती है आपके साउथ पोल पे। कि मानो जैसे ये कोई आपका वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसे वायर की फ्लोइंग हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब रखना आपको करंट की डायरेक्शन में। जैसे करंट इस साइड को जा रहा है तो आपने ऐसे थंब रखा और उसको कर लो ग्रैब। ग्रैब करने के बाद आपकी जो फिंगर्स जिस तरफ को मुड़ रही है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने इसको ग्रैब करा और ये ऐसे को मुड़ रही है, तो ऐसे करके इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके बनेगी। वही बात होगी कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते ना, वही सेम चीज यहाँ पे है कि दोनों मैग्नेट अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भाई मेरी ताकत ज्यादा है, मेरी ताकत ज्यादा है। उस हिसाब से एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, केस पे डिपेंड करता है। लेफ्ट हैंड की आपको तीनों फिंगर, जो आपका थंब होता है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर और आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, इन तीनों को आपको रखना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। जैसे ऐसे रखी ना, एकदम ऐसी रहनी चाहिए। थंब आपने स्ट्रेट कर दिया, फिंगर आपने फर्स्ट वाली स्ट्रेट कर दी, अब ये आप परपेंडिकुलर इन दोनों के रखोगे। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और थंब इस वाले मिडिल फिंगर के भी ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। आज हम कंप्लीट कर देंगे अपनी फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको, यानी कि आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। फिजिक्स का भी आज लास्ट चैप्टर, इसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स का भी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो लास्ट चैप्टर है मैग्नेट के ऊपर, पूरा मैग्नेट से रिलेट करते हुए कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं, आपके लिए वो जरूरी नहीं कि जो इससे प्रीवियस वाला चैप्टर था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पर इस चैप्टर के लिए ये बहुत लोग बोलते हैं कि कंपलसरी है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको आना चाहिए तभी आप मैग्नेट वाला पढ़ पाओगे। इतना कुछ नहीं है, इतना ज्यादा भी रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट करंट के बारे में, करंट होता क्या है, यूनिट्स क्या होती है, बाकी बेसिक कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज, ये तो कॉमन सी चीज है। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको आता ही होगा, तभी तो आप इस लेक्चर तक पहुंचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका मैग्नेट। मेनली पहले, सबसे पहले जो हम हमेशा से क्या करते हैं, नाम को लेकर चलते हैं। आज भी हम नाम को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपका जो नाम है मैग्नेट, मैग्नेट होता क्या है। अब आप सोचोगे सर चुंबक, बचपन में कितना खेला चुंबकों से, कि फ्रिज पे चिपका देते थे, दरवाजों पे चिपका देते थे, बहुत मजे से खेलते थे। पर कभी आपने सोचा है कि वो चुंबक की प्रॉपर्टी बनी कैसे, वो एक्चुअली है क्या, और वो चुंबक ऐसा कैसे वर्क कर रहा है, कब वो चिपकता है, कब वो रिपेल कर रहा है। और जरूरी थोड़ी कि एक चुंबक जैसे कोई नॉर्मल पीस है उसको चुंबक बनाया जाता है, वो चुंबक बन कैसे रहा है, ये सारी चीजें। और कई बार कुछ ऐसे चुंबक भी होते हैं जो एक्चुअली में डायरेक्ट चुंबक नहीं होते, वो कुछ और मेटेलिक मेटल जैसे होते हैं, जिसको हम कुछ प्रॉपर्टीज लगा के, कुछ फंक्शंस लगा के हम उसको चुंबक जैसा बनाते हैं। वो सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में जैसे हमने समझा, एक मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर अपने से सेम प्रॉपर्टी वाले जो और कंपोनेंट्स है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कोई और सा मैग्नेट हो, इनको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की आपके। अब मैग्नेट कैसा होता है, अब आपको ये भी पता होगा कि मेटल जो आपका मैग्नेट होता है ना, वो दो चीजें करता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा। ये दो केसेस बनते हैं। आइए समझते हैं। अब वो जो ये सब चीजें कर रहा है ना, वो डिपेंड होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ताकत पे। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। A magnetic field is the region that around a magnet where a magnetic force is experienced। समझो कि यहाँ पे जैसे कोई मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट है आपकी, इसके आसपास आप यहाँ पे कोई लोहे की रॉड ले आओ। ये रॉड जैसे आप इसके पास लेकर आओगे ना, तो ये या तो इसके पास चिपकने की कोशिश करेगी या इसको रिपेल करेगी। या फिर आप कोई और मटेरियल ले आओ, जैसे कि यहाँ से आपने कोई और सा डिफरेंट शेप का मैग्नेट ले आए, वो ले आओ, वो भी क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा। तो यही प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका एक मैग्नेट होता है ना, वो कुछ फील्ड्स फेंकता है, उससे कुछ फील्ड्स निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड्स, उसकी कुछ रेंज होती है। इस रेंज के अंदर कोई भी चीज अगर आ जाती है ना, इस रेंज में जैसे कोई चीज आई, नजर में आई, उतने में ही वो उस पर असर दिखाना चालू कर देता है। बहुत ही मजेदार एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने बचपन में एक कार्टून देखा होगा, मोटू पतलू नाम का आता है। तो उसमें मोटू क्या करता है कि उसको जैसी खुशबू मिलती है समोसे की, वो खींचा चला जाता है। वही सेम चीज आपका मैग्नेट का है कि जो समोसा है, ये समझो कि आपका समोसा हो गया मैग्नेट, वो हाँ आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है। और जो आपका मोटू है वो कोई भी आपका लोहे का मटेरियल है। तो जैसे मैग्नेट उसके पास जाता है, लोहे का मटेरियल उसकी रेंज में आता है। मानो कि ये रहा आपका समोसा, ये रहा आपका मोटू। मोटू को थोड़ा मोटा सा बना दिया है, तो अब जैसे कि समोसे की जो महक है वो इतने इतने में जा रही है, बस
इतने इतने में जा रही है, इस तक नहीं पहुंच रही और ये देख भी नहीं पा रहा, तो अभी इसको इसकी स्मेल नहीं मिल पाएगी, तो ये अपना नॉर्मल रहेगा। जैसे ये थोड़ा सा पास आएगा, इसकी जैसे थोड़ा सा करीब आएगा, तो इसको समोसे की स्मेल मिलने लग जाएगी पूरी। जैसे इसकी नाक से ऐसे स्मेल होके गुजरी, उतने में ये उड़ते हुए पहुंच जाता है समोसे करते हुए। तो जैसे इसको स्मेल मिली, ये खिंचते हुए समोसे के पास चले जाएगा। वही सेम चीज आपका मैग्नेट करता है कि मैग्नेट के पास कोई भी लोहा आ जाता है ना, तो लोहा तुरंत जाके खिंच जाता है। अब ये चीज आपने सोची, आपने कभी फोकस करा है कि जैसे आप अर्थ पे, हम सब रह रहे हैं अर्थ पे, तो हम सब चीजें, हम जितनी भी चीजें ना, हम लोग हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी सामान है, वो अर्थ से चिपका हुआ क्यों है? हम कितना भी उछलने की कोशिश करें, कितना भी ऊपर जाने की कोशिश करें, ताकत लगानी पड़ती है, पर वापस हम अर्थ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक पावर होती है, एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। तो वही चीज है, वो तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, आप हायर क्लासेस में उसको पढ़ोगे कि ग्रेविटेशन होता है, ये सारी चीजें रिलेट होंगी। पर मैग्नेट अभी आप समझ ही गए होगे अच्छे से कि वर्क क्या होता है, कि उसके रेंज में कोई भी चीज आती है, और रेंज कैसे होगी? जहां तक उसकी फील्ड जा रही है, जहां तक उसकी फील्ड की रेंज है, उतने में ही अगर कोई और चीज आ जाती है जो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। अब जैसे आप लकड़ी ले जाओ, लकड़ी थोड़ी होगा, लकड़ी क्यों अट्रैक्ट होगी? लकड़ी की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अट्रैक्ट हो सके, एक लोहा, कोई और मटेरियल। अब आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि आयरन, जैसे आपको पता है बहुत कॉमन चीज है, आयरन तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। आप अभी कमेंट में बताओगे टाइम स्टैम्प के साथ कि जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या आपका अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से या नहीं होता? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मैग्नेट की टेस्ला। टेस्ला नाम कैसे पड़ा? बहुत कॉमन सी बात है, हमारे जो धुरंधर जी हैं उनके नाम पे टेस्ला पड़ा। इन्होंने खोज नहीं करी, मेनली जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी खोज हमारे बायो सावर्ट जी हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन्होंने खोज करी थी। पर मेन जो इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, जो आगे लेकर चले, वो हमारे टेस्ला जी थे। उन्होंने ही इसको आगे लेके चलाया। खोज तो उन्होंने करी, बायो सावर्ट जी ने, लेकिन आगे लेके ये चले, तो इनके नाम से ही इसको डिनोट करा जाता है। सिंबल इसका कैपिटल बी होता है। आइए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? अब देखो, जरूरी थोड़ी कि आपने क्या हाथ में जैसे मैग्नेट है, इसके आसपास की जो फील्ड है वो हमको दिख तो नहीं रही, दिख नहीं रही है, पर ऐसा थोड़ी है कि है ही नहीं जब दिख नहीं रही है भले वो हमें दिख नहीं रही है, पर वो आसपास के स्पेस में है, एग्जिस्ट करती हैं। तो वही जो हमको दिख नहीं रही ना, एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है, पर हमको विजुअलाइज नहीं हो पा रही, देख नहीं पा रहे, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसको लेके भी एक्सपेरिमेंट, आपने जैसे शॉर्ट्स आप देखते रहते हो, तो उसमें आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, कि एक बार रखा है, उसके ऊपर आप जैसे स्प्रिंकल करते हो आयरन की फिलिंग्स को, तो वो कुछ ऐसे आकार में स्प्रेड हो जाता है, उसके चारों तरफ ऐसे फिलिंग्स आ जाती है। वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे अरेंज होता है वो सब चीजें, पर वो ऐसे अरेंज हो जाता है। वही आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए होता है वो एक्सपेरिमेंट। आइए पढ़ते हैं। Magnetic field lines are imaginary lines that represent the direction and strength of a magnetic field. They are always directed from the north pole to the south pole. अब देखो, जो आपका मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं। आइए देखते हैं उसको। मेन चीज यहां से समझते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपका एक बार मैग्नेट है, तो इसके होते हैं दो पोल्स, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। ये दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके आसपास की जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होती है, आइए उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपका बार मैग्नेट है ना, आपका पॉइंट क्या था, एक बार दोबारा पॉइंट पे आप नजर मारो कि जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, बाहर की साइड। बाहर जो मैग्नेट का बाहर का हिस्सा है वो आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड जाता है। आइए देखते हैं कैसे, कि जैसे आपका नॉर्थ पोल है, तो यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऐसे करके एंटर कर देंगे साउथ पोल्स पे, फिर अंदर से स्ट्रेट निकलेगी, वापस नॉर्थ पोल को कनेक्ट करेगी। एक कंटिन्यूस लूप बनता है यहाँ पे, एक कंटिन्यूस लूप बनेगा, ये कभी भी स्टार्ट या एंड नहीं हो सकती। इसकी एक प्रॉपर्टी, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। देखो सारी प्रॉपर्टीज मेंशन हो रखी है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको भी थियोरिकली रीड कर लेंगे। ऐसे कर करके मैग्नेट के बाहर से ऐसी फील्ड लाइंस जाती हैं और आपस में पूरी एक कनेक्टेड होती है। ऐसे इसकी फील्ड लाइंस बनती है। कुछ फील्ड लाइंस ऐसे करके ऐसे निकल जाती है, जो ज्यादा कर्व नहीं हो पाती। एक आधी होती है जो स्ट्रेट हो जाती है ऐसे। अब ऐसे यहां डायग्राम में दिख रहा होगा, कुछ डायग्राम थोड़ा ऐसा हो गया, डायग्राम में आपको लग रहा हो कि एक दूसरे पे चढ़ गई है, पर एक्चुअली कभी भी ये चढ़ नहीं सकती। वो भी हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आइए प्रॉपर्टीज थियोरिकली नजर मारते हैं एक बार। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल।
ये चीज हमें देखनी कि जो मैग्नेट के बाहर होती है, मैग्नेट के बाहर के हिस्से में आपके नॉर्थ पोल से निकलती है और एंटर करती है आपके साउथ पोल पे। ऐसे करके नॉर्थ पोल से एग्जिट करेगी, पर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल पे एंटर करी, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहां तक तो आपने देख लिया ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपकी रहती है, पर आउटसाइड ऑफ अ मैग्नेट कंटिन्यू इनसाइड द मैग्नेट टू फॉर्म क्लोज लूप। एक क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि ये स्टार्ट हो नहीं सकती ना कहीं एंड हो सकती है, एक कंटिन्यूस लूप बनाइए, एक साइकिल पूरी चलती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द क्लोजर द फील्ड लाइंस आर टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जितनी ज्यादा पास होंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उतनी ज्यादा ताकत लगाएगी। इसको भी समझते बहुत बढ़िया एग्जांपल से, जैसे कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब आपने मानो कि एग्जांपल से समझते हैं बढ़िया से, कि जैसे कि आपका एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड या फिर एक कोई पत्थर है, पत्थर को आपने इधर रखा, इधर रखने के बाद वो चार रस्सियों से कांटेक्ट में है, चार रस्सियों से, और यहां पे चार लोग इसको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, चार लोग इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अभी ये इतना बड़ा पत्थर इस जगह रखा हुआ है, चार लोग खींच रहे हैं, तो ये खिंच जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि ज्यादा ताकत लग पा रही, ज्यादा चार लोग मिलकर खींच रहे हैं। यही पत्थर अगर मैं इधर ना रखकर इसको इधर रख देता हूं, पत्थर का साइज थोड़ी बढ़ जाएगा, पर जो रस्सियां थी वो वैसी रह गई। अब कांटेक्ट में इसकी सिर्फ दो ही रोप्स हैं, अब सिर्फ ये दो लोग ही इसको खींच पा रहे हैं। अब दो लोग खींच रहे हैं तो ताकत कम लग रही है। तो वही सेम चीज है मैग्नेट के साथ, कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी ना, उतना ज्यादा वो स्ट्रेंथ लगा पाएंगी, जितना दूर होंगी उतना कम ताकत लग पाएगी। द लाइन्स आर फार्दर अपार्ट द फील्ड इज वीकर। वही वाइस वर्सा हो गया इसका। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप फॉर्म अ कंप्लीट पाथ। वही बात है कि कहीं स्टार्ट या एंड नहीं हो सकती, एक कंटिन्यूअस लूप बनाती है और कंटिन्यूअस ही रहती है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। आ गया वो वाला पॉइंट कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए आपको पहले ये वाली प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, फिर ये वाली प्रॉपर्टी हम दोबारा आते हैं। पहले आप ये समझो, तब आपको ये समझ आएगी। टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि जैसे कि आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट तो आपको पता ही होगा टेंजेंट क्या होता है, कि नॉर्मली आपका कोई सर्कल है, उसके रेडियस से एक परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट होती है। इस रेडियस पे वो अगर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन आपकी टेंजेंट कहलाएगी। तो वही सेम चीज है कि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वही आपकी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मानो कि आपने इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे निकलेगा, तो यानी कि इधर फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। अब आप अगर इस साइड को देखोगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट आपका ऐसे निकलेगा। इस टेंजेंट का मतलब है कि डायरेक्शन इस साइड है। तो जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो जो डायरेक्शन देगा वही आपकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मानो कि एक फील्ड लाइन इस पिछला इससे जो प्रीवियस पॉइंट था, आइए उस पर आते हैं वापस, कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइन। क्यों नहीं करती, वो चीज समझते हैं। जैसे कि मानो कि अगर कर जाती है तब क्या होगा, एक फील्ड लाइन ये गई, एक फील्ड लाइन ये गई, अगर ये इंटरसेक्ट कर जा रही है तब क्या होगा। अब मानो कि मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट के हिसाब से टेंजेंट इस साइड को निकल रहा है, इस वाली जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की रे है, इस पॉइंट के हिसाब से टेंजेंट इस साइड निकल रहा है, और इस वाले के हिसाब से आपका टेंजेंट इस साइड निकल रहा है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसकी दो डायरेक्शन हो गई, एक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है। एक इंसान मानो कि इस पाथ पे चल रहा है, तो एक बार पे इसी पाथ पे चलेगा ना वो, ऐसा तो है नहीं कि एक बार इस पाथ पे निकल जाएगा और आधा शरीर लेके इधर को निकल जाएगा, सेपरेट थोड़ी हो जाएगा। एक बार पे एक ही पाथ पे चल सकता है। तो वही फील्ड लाइन है कि अगर आप इससे देखोगे तो वो इधर टेंजेंट दिखा रहा है, और इससे देखोगे तो इधर टेंजेंट दिखा रहा है, और दो डायरेक्शन तो पॉसिबल होती ही नहीं है। इस वजह से ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब एक ये चीज तो आपको पता ही है कि अट्रैक्ट रिपेल करती है, कब अट्रैक्ट कब रिपेल करती है। ये भी हो सकता है कि आप जानते हो, क्योंकि बचपन से आप खेल ही रहे हो चुंबक के साथ, कि जब भी आप सेम पोल लेते हो, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल या साउथ साउथ पोल आप पास में लाते हो, तो वो रिपेल करती है हमेशा। और अगर अपोजिट पोल जाते हो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जाते हो,
तब वो अट्रैक्ट होती है, चिपकती है आपस में। तो अगर आपका एक पोल इधर है, ये आपका साउथ पोल है, एक पोल इधर है, ये भी आपका साउथ पोल है, दोनों सेम पोल्स है, तो ये नहीं होगा कि ये लाइंस डायरेक्ट ऐसे करके मीट करने लग जाएंगे यहाँ पे अट्रैक्ट होने की वजह से, ऐसा नहीं होता। इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इधर से निकल के रिपेल हो जाएगी, इधर को मुड़ जाएगी, रिपेल होकर इधर मुड़ जाएगी, इससे जो निकलेगी वो रिपेल होकर इधर को मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़कर निकल जाएगी। कुछ भी हो जाएगा, आपस में कट पिट जाएंगे, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट होने नहीं देंगी। ये प्रॉपर्टी इसकी इसी वजह से है। ये रिपेल क्यों करता है? ये रिपेल इसलिए कर रहा है ताकि ज्यादा अगर आप पास ले आओगे ना तो इसकी लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करने लग जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो वो इंटरसेक्शन से बचने के लिए मैग्नेट खुद ही अपने आप को रिपेल करने लगता है कि मेरे को दूर रखो वरना लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये थे आपकी पूरी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। आइए आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना इसमें, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो तो आपका मैग्नेट से था कि एक मैग्नेट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी है। अब यहाँ पे अगर आप एक वायर की बात करो, एक वायर, जब आप किसी भी वायर में करंट फ्लो कराते हो ना, तब वो भी मैग्नेटाइज होने लग जाता है, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। कैसे होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। When an electric current flows through a conductor like a wire, जैसे कि लेट सपोज एनसीईआरटी का डायग्राम है यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट करी है, इस बैटरी से होते हुए यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा रखा है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, बस सर्किट दिखाने के लिए। मेन फोकस आपको यहाँ रखना है कि जो आपकी वायर है ये क्या होगी कि मैग्नेटाइज होने लग जाएगी, जैसे ही मतलब पूरी वायर होगी। हमने एक ब्लैंक वायर ले ली, वरना होगी तो ये वाली वायर भी, ये वाली वायर भी, सारी मैग्नेटाइज होने लग जाएंगी, सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हमने यहाँ समझाने के लिए एक पॉइंट पकड़ा कि जैसे आपने स्विच यहाँ पे ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद इन वायर्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बननी चालू हो जाएगी। कैसे होता है? जैसे करंट फ्लो होना चालू हुआ कंडक्टर में, फॉर एग्जांपल हमने वायर लिया, इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे उसमें से करंट फ्लो होने लग जाता है ना, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनानी चालू कर देती है। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। बहुत कॉमन सी चीज है कि आपका जैसा कंडक्टर वैसी मैग्नेटिक फील्ड है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा पानी जैसा बर्तन वैसा पानी की शेप, जैसे बर्तन में पानी डालोगे वैसी हो जाएगी, वैसे आप जैसा कंडक्टर लोगे वैसी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी। मानो आपने ऐसे आड़ा टेढ़ा कंडक्टर ले लिया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके शेप के हिसाब से डिपेंड करेगी। अब आपने यहाँ स्ट्रेट लिया तो स्ट्रेट में क्या होता है कि उसके आसपास सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कुलर, अगर आप यहाँ पे कोई प्लेन रखो, जैसे ये कोई आपकी वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, आपने ऐसे करके एक प्लेन लगा दिया तो इस पे आपको एकदम इसी प्लेन के हिसाब से वो फील्ड लाइंस दिखेंगी सर्कुलर फॉर्म में, जैसे इसमें शो हो रखी हैं। आइए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये तो था आपका कि कंडक्टर से कैसे हो रहा है। अब हमने ये जो स्ट्रेट कंडक्टर ले रखा इसको लेके स्टडी करते हैं। फॉर अ स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। कंसेंट्रिक क्या होता है? कंसेंट्रिक ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर का जो आपका पॉइंट है वो सेम हो, ऐसे सारे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। अब देखो कि चाहे ये आपका ये वाला सर्कल हो, ये वाला सर्कल हो, ये वाला सर्कल हो, तीनों के आपके जो सेंटर है वो सेम है। क्या है वो? जो कि ये वायर है आपका। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। आइए अभी समझेंगे अच्छे से राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। ये चीज आप समझ गए। जैसी अगर स्विच ऑफ है, मानो ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होने के बाद इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो होने के बाद ना होने की वजह से सिंपल एक वायर है तो इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही इसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गया तो इसके आसपास मैग्नेटिक रेंज आ गई। आइए आप समझते हैं आपका राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो आपको बताता है कि कोई भी आपका वायर है जिसपे आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे चलेगी। अब वो ऐसे चल सकती है या फिर ऐसे चल सकती है। ये दो डायरेक्शन है, यही दो पॉसिबिलिटी है। अब इसको भी डिटरमाइन करने के लिए कैसे चलेगी वो बनाया गया आपका राइट हैंड थंब रूल। कि मानो जैसे ये कोई आपका वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसे वायर की फ्लोइंग हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब रखना आपको करंट की डायरेक्शन में। जैसे करंट इस साइड को जा रहा है तो आपने ऐसे थंब रखा और उसको कर लो ग्रैब। ग्रैब करने के बाद आपकी जो फिंगर्स जिस तरफ को मुड़ रही है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने इसको ग्रैब करा और ये ऐसे को मुड़ रही है तो ऐसे करके इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके बनेगी, ऐसे चल रही होगी, ना कि ऐसे। अगर ये करंट का फ्लो इधर से इधर ना होने की जगह ऐसे से ऐसे हो रहा है, इधर को चल रहा है, तो मैं थंब इस साइड को पॉइंट करूंगा, अब मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे डायरेक्शन चेंज हुई, पहले ऐसे हो रहा था अब ऐसे करके आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। यही चीज डिटरमाइन करता है आपका
राइट हैंड थंब रूल। इफ यू पॉइंट योर राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, योर फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि दिखा रखा है कि आपको कोई वायर है ना, इस पर करंट अप साइड का, तो डायरेक्शन करंट की जो है वहां पे आपने रखा अपना थंब, तो जहां से आपने फिंगर ग्रैब करे उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगी। बहुत बेसिक सा सिंपल सा था राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब देखो हमने स्ट्रेट कंडक्टर से पढ़ा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें हमने तो राइट हैंड थंब रूल लगा दिया। अब आड़ा टेढ़ा कंडक्टर तो कैसे भी आ सकता है, पर एग्जाम में आपके जो पूछा जाता है वो है आपका सर्कुलर लूप, कि आपको कोई सर्कुलर लूप है उसके आसपास कैसे रहेगी। मान लो कि आपने इसका थोड़ा सा पोर्शन पकड़ लिया, इतना सा, इतने पोर्शन में तो जैसे ये सर्कुलर लूप का इतना सा जो पोर्शन है ये तो स्ट्रेट ही दिखेगा ना आपको, छोटा जो पार्ट है, तो उसके आसपास तो आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड्स है। आइए वो चीज देखते हैं कि आपके लूप के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड ईच पॉइंट ऑफ द वायर। हर पॉइंट पे बनती है, हर एक पॉइंट पे। एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द लूप। क्या है इस पॉइंट का मतलब, क्या है? जैसे कि आपका यहाँ पे एक लूप है, इस लूप के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, ये वाला, यहाँ पे क्या होता है कि नियरली जो आपकी जो इस वाले पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले पॉइंट की, इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे पास पास में तो सर्कल है, बाहर जो एकदम जो इस वाले जो बड़े वाला लूप है ना, इस वाले पोर्शन का जो सेंटर वाला पार्ट है, वहां पे क्या होता है कि फील्ड लाइन एग्जैक्टली नहीं पर लगभग पैरेलल होती है। इतनी मतलब को बहुत ज्यादा पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जब ये करीब आ जाती है, मानो कि पहले ये ऐसे कर्व हो रही थी और ये ऐसे कर्व हो रही थी, जब ये पास आती जाएगी तो एक टाइम के बाद ये स्ट्रेट होने लग जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल होने की वजह से मानो कि आपका जो लूप है बड़ा वाला, जैसे कि ये लूप है, तो फील्ड लाइन एकदम परपेंडिकुलर होने लग जाती है। जितनी भी फील्ड लाइंस है ना, ये सारी की सारी एंटर जो करती है परपेंडिकुलर एंटर करती है। ये आपका लूप का कोई पोर्शन है, ये आपका प्लेन है जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। अब ये जो प्लेन है इस पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रखी है ना, इसके अंदर ये तो परपेंडिकुलर है ना वायर के साथ, वही चीज यहां दिखाई गई है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, अब मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करती है, आइए वो पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सी सिंपल सी बात है कि आप जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उस पर तो डिपेंड करेगी ही करेगी कि आपकी कोई कॉइल है, उस पर आपने जैसे यहाँ पे मानो कि आपने 5 वोल्ट का सेल लगा रखा है, 5 वोल्ट के सेल की जगह आपने रिमूव करने के बाद यहां से लगा दिया आपने 10 वोल्ट का, तो पोटेंशियल बढ़ गया, करंट का फ्लो बढ़ गया, करंट का फ्लो बढ़ गया, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। मानो पहले वो सिर्फ यहां तक की रेंज की चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा था, अब वो उसकी रेंज बढ़ गई, अब वो यहां तक की चीजें जो आएंगी उसको अट्रैक्ट रिपेल कर पाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर, जितने ज्यादा टर्न्स, ये जो आपका वायर है जो आपका कॉइल है इसमें कितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आपका आई। थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ द कॉइल, जो आपका रेडियस है, ये जो आपका बड़ा वाला कॉइल है इसके रेडियस पे, कोई मानो ये कोई सेंटर पॉइंट है इस बड़े वाले लूप का, तो इसके जो ये रेडियस होगा ना उस पे भी ये डिपेंड करेगा। ये आपको जो रेडियस दिख रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा कि लूप की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो इन तीन चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है एक लूप की। आइए आगे पढ़ते हैं कि अगर जैसे ही आपका कोई लूप है, ऐसे बहुत सारे लूप्स एक लाइन में लगा दिए जाए, एक लाइन में लगा दिए जाए और उनको जोड़ दिया जाए आपस में, तो एक स्प्रिंग की तरह बन जाएगा। वही चीज आपकी होती है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं, आइए। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? एक हेलिकल पाथ होता है, एक वायर को जब आप सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप में लपेट देते हैं एक स्प्रिंग की तरह, वो हेलिकल पाथ जो होता है वो आपका सोलेनॉइड कहलाता है। A solenoid is simply a coil of wire wound into a tightly packed helix. When an electric current flows through it, it creates a magnetic field. अब जैसे यहां से करंट का फ्लो बढ़ा, जैसे यहां से मैंने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद यहां से आपका पॉजिटिव जो बैटरी का पोर्शन है, पॉजिटिव साइड है, यहां से करंट निकलेगा। ऐसे करंट, जैसे करंट यहां से निकलेगा उसके बाद यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी वायर में। पहले क्या था कि आपका जो सिंपल कॉइल है, जैसे कि आपका एक पोर्शन है, एक कॉइल लेता हूं मैं, यहाँ पे आपकी एक कॉइल है, तो क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही थी। हाँ, ये वाले पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे बन रही थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मानो कि यहाँ पे मैं अगर एक और कॉइल लगा दूं तो क्या होगा, आइए वो चीज देखते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे एक और कॉइल लगा दी, तो पहले वो इतने पर से जा रहा था ना, इतने पर से ना जाने के बाद वो इतने पर से जाने लगेगा, ऐसे करके फील्ड लाइंस जाएगी दोनों से एक साथ पास होने के बाद। ऐसे में बहुत सारी लगा दो तो सब में ऐसे करके पास होके जाएगी ना। तो आइए वही चीज अब देखते हैं इसके डायग्राम में कि कैसे करके निकलेगी।
अब देखो लाइन से बहुत सारी आपकी रिंग्स आ गई है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, अंदर से जो निकलेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल निकलेंगी इस साइड के। और ऐसे कंटिन्यूस कर्व्स बना देंगी, और कुछ होंगी जो स्ट्रेट निकल जाएंगी या फिर आड़ा टेढ़ी होके कर्व होके निकल जाएंगी। ऐसे बनती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सोलेनॉइड के अंदर। जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया, मानो यहां से आपने स्विच ऑफ कर दिया ना, स्विच ऑफ करने के बाद ये क्या होगा कि करंट का फ्लो रुक गया, तो ये नॉर्मल एक वायर बन जाएगा। जैसे आपने स्विच दोबारा ऑन करा तो वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी। आइए आगे चलते हैं कि फोर्स भी लगाता है। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना तो फोर्स लगाती है। जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है, इसके पास में कोई लोहे का पीस ले जाता हूं, लोहे का पीस लाने के बाद जैसे इतने पास तक इसकी फील्ड की रेंज में आ गया तो ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए क्या लग रहा है, ये फोर्स ही तो लग रहा है, वो एक ताकत ही तो लगा रहा है जिसकी वजह से खिंच के इसके पास जा रहा है या रिपेल हो रहा है। तो फोर्स के बारे में पढ़ते आइए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है जो आपको देख के बहुत अच्छे से समझा रखा है कि मानो कि यहाँ पे आपने एक एल्यूमिनियम की रॉड ली, इस एल्यूमिनियम की रॉड, एल्यूमिनियम क्या होता है कि एक ऐसा आपका सब्सटेंस है जो कभी भी है तो मेटल जैसा, लेकिन वो कभी भी मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट या रिपल नहीं हो पाता। उसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो मैग्नेट की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करे। तो आपने मैग्नेट क्या लगा, एक आप हॉट शू वाला मैग्नेट इसके पास लाए, मैग्नेट पास लाने के बाद ना ये अट्रैक्ट कर रहा है ना ही रिपेल कर रहा है, नॉर्मली पड़ा हुआ है यहाँ पे। पर जैसे ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया, किसको, इस रॉड को आपने कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, देखो दोनों पॉइंट्स हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया ना, बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर दिया, और अब क्या होगा कि ये ऑलरेडी मैग्नेट तो इस पे लगा रहा था ताकत, ये कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। अब हमने इसको भी मैग्नेटाइज कर दिया, इसमें भी जैसे करंट फ्लो कराया ना, तो इसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई। मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने की वजह से अब ये अपनी मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये अपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, जिसकी वजह से दोनों में हो जाते हैं टकरार। अब अट्रैक्शन रिपल्शन डिपेंड करता है कैसे कैसे पूरे केस पे। अब वो वही बात हो गई कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते ना, वही सेम चीज यहाँ पे है कि दोनों मैग्नेट अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भाई मेरी ताकत ज्यादा है, मेरी ताकत ज्यादा है, उस हिसाब से एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, केस पे डिपेंड करता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, नीडल हो सकती है, कंपास हो सकता है, is placed in a magnetic field, it experiences a force. This force is due to the magnetic field produced by the current in the conductor and the external magnetic field. तो ये वही फोर्स है आपका, जब इसने अपनी कुछ ताकत लगा रहा है, इसके अंदर जो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई है ना, वो अपनी कुछ ताकत दिखा रही है, जिसकी वजह से इन दोनों में धक्का मुक्की थोड़ी होने लगती है और फोर्स जनरेट हो जाती है। अब जो इसकी फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो आपके करंट पे कि कितना ज्यादा आपने यहाँ बैटरी से करंट पास कराया है। मानो कि पहले मैग्नेट ज्यादा ताकतवर था और रॉड कम थी, तो मैग्नेट जीत रही थी। जैसे आपने बैटरी हैवी वाली लगा दी तो रॉड में ताकत ज्यादा आ जाएगी, मैग्नेट हार जाएगा। तो करंट पे तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे कि हाँ फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानो आपकी रॉड ऐसे रखी हुई है ना, अगर इस रॉड पे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, रॉड ऐसे टंगी हुई कि ऐसे थोड़ी तिरछी पड़ रही है, तो इनके बीच में जो आपका एंगल बन रहा है ना थीटा, इस एंगल पे भी ये डिपेंड करती है। ये तो आपको पूरा डेरिवेशन भी है, आप जब 12th क्लास में जाओगे तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, वहां पे आप बायो सावर्ट जी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनके लॉस के बारे में पढ़ेंगे। मेन अभी आप इतना देखो कि एक एंगल जिस भी एंगल से मानो कि एकदम स्ट्रेट हो जाए फील्ड के साथ, तब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल हो जाएगा जीरो। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी डिपेंड करती है। देखो जितनी ज्यादा, अभी हमने पहले पढ़ा था ना मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में कि जितनी ज्यादा रेस पास होंगी उतनी ज्यादा ताकत लगेगी। अब देखो 3 रेस जा रही है, अगर ये रॉड और लंबी हो जाती है, यहां तक आ जाती है खींच के, तो जिस वजह से क्या होता कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ज्यादा इसमें से पास हो पाती है और ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है इसमें से। आइए आगे चलते हैं, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। अब हम इसकी भी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे और करंट कैसे हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। उसके लिए हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार आता है, चाहे आप हर साल कितने भी पुराने पेपर उठा के देख लो, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आपको एमसीक्यू में शायद पूछ ले कि क्यों यूज करा जाता है, या फिर इसकी डायरेक्शन के बारे में, या तो डायरेक्ट आपको 4 नंबर में दे दे, या फिर आपको क्या पता केस स्टडी में दे दे, पर आएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, मेन फोकस आप ऐसे रखो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लेके चलना है आपको। लेफ्ट हैंड की आपको तीनों फिंगर, जो आपका थंब होता है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर और आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, इन तीनों को आपको रखना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। जैसे ऐसे रखी ना, एकदम ऐसे रहनी चाहिए। थंब आपने स्ट्रेट कर दिया,
फिंगर आपने फर्स्ट वाली स्ट्रेट कर दी, अब ये आप परपेंडिकुलर इन दोनों के रखोगे। अब देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और थंब इस वाले मिडिल फिंगर के भी ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तब क्या होगा कि जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर वो थंब बता रहा है, थंब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है और मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बता रही है, तो आपका जो थंब आएगा ना, ये आएगी आपकी फोर्स की। ऐसे समझो कि आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप ऐसे रखो कि आपका ये वायर है, वायर में ऐसे करके आपका करंट दौड़ रहा है, नीचे की साइड आपका ये आई करंट दौड़ रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होगी, तो मैंने क्या करना है कि ये वायर है, करंट नीचे की साइड है, तो मैंने थंब की डायरेक्शन करी नीचे और इसको कर दिया इनसाइड। इस पॉइंट पे आने के बाद आउटसाइड को आ रहा है, नीचे को थंब है, इधर से आ रहा है आउटसाइड की साइड, तो यानी कि इधर से आएगी आउटसाइड। अगर इधर से आउटसाइड को आ रही है, बाहर की साइड को आ रही है, आउटसाइड यानी कि कहां से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल से बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, सॉरी नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे एंटर करती है, तो ये आपका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। जहां से फील्ड लाइन बाहर को आ रही है ना, तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से बाहर की साइड को है, करंट है नीचे की साइड को, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन में ले जानी है, करंट नीचे है तो मिडिल फिंगर आ गई नीचे आपकी। अब आपको करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे वो है बाहर की तरफ को, तो आपको क्या करना है कि इसको लगाना है बाहर की तरफ को। अब आपने जैसे बाहर की तरफ कर दिया ना फर्स्ट फिंगर को, फर्स्ट फिंगर क्या बता रही थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बता रही थी, आपने जैसे इसको बाहर की तरफ कर दिया, तब आपका थंब की जो डायरेक्शन होगी इस साइड को है, इस साइड को, यानी कि इस साइड को आपको जो कंडक्टर है उस पर फोर्स इस साइड को लगेगा, ऐसे यूज होता है। अब मानो कि मैं इधर ना पूछे इधर पूछ लूं, तो करंट तो आपका नीचे की साइड ही है, और ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस साइड की है, तो इस साइड में जो आपकी फोर्स है वो इन साइड को लगेगी। ऐसे करके कैलकुलेट करा जाता है। थ्योरी आप पढ़ सकते हो कि फोर फिंगर आपकी फील्ड बताती है, मिडिल फिंगर आपको करंट बताता है, और थंब आपको मोशन यानी कि फोर्स बताते हैं किधर को है। चलिए आगे चलते हैं, आपके जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं उसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट्स लग रहे हैं उनके बारे में थोड़ा। अब उनके अंदर क्या होता है कि आपने ये चीज नोटिस करी है कि आपके घर में जो बोर्ड लग रहे होते हैं उनमें तरह तरह के वायर होते हैं, देखने में सब सेम होते हैं, कलर सबका डिफरेंट होता है। वो कलर डिफरेंट रखने का क्या मतलब होता है, कलर डिफरेंट इसलिए रखा जाता है उनकी पहचान होती है अलग अलग कलर से। जैसे कि पहले आप ये पढ़ते हैं कि दीज आर द सर्किट्स दैट ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू आवर होम्स पावरिंग आवर लाइट्स अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके बाहर से जैसे पिलर से या फिर कहीं और से जो बिजली आ रही है घर तक किसी वायर के माध्यम से, वो घर में आने के बाद पहले बाहर सिंपल एक वायर से आ रही है, घर में आने के बाद वो स्प्रेड हो जा रही है, आपकी जो फ्यूज या फिर जितनी भी चीजें मीटर लग रही है वहां से होने के बाद वो पैरेलल वायर्स में आके पूरे अप्लायंसेस में जाके कनेक्ट हो रही है, सारे बोर्ड्स में जाके कनेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपकी जो होती है लाइव वायर, लाइव वायर आपकी मेनली इंडिया में रेड कलर से ही जानी जाती है, आउटसाइड इंडिया ब्राउन भी देखी जाती है। लाइव वायर का क्या काम होता है, कैरीज द करंट फ्रॉम द पावर सोर्स, यानी कि जो आपका बाहर घर के बाहर कोई जैसे कोई एरिया है उसका कोई एक मेन हब है जहां पे पावर हब बनाया जाता है पूरे एरिया को बिजली देने के लिए, तो वहां से जो वायर आ रही है उस वहां से जो बिजली आ रही है उसको घर के अंदर लाने के लिए सारे बोर्ड्स तक पहुंचाने के लिए आपके लिए लाइव वायर यूज करी जाती है, ठीक है, सारे अप्लायंसेस ताकि आपकी यूज हो सके। पर लाइव वायर आपकी न्यूट्रल वायर की बिना अकेली एकदम। अब किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक और वायर चाहिए, अगर एक वायर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ के मैंने जोड़ दिया आपके फैन के पास, फैन चल जाएगा, नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। उसके नेगेटिव पोर्शन को भी जो बैटरी के उसको फैन से जोड़ना पड़ेगा ताकि सर्किट कंप्लीट हो। वो पोर्शन जो बचा हुआ हिस्सा है वो न्यूट्रल वायर कंप्लीट करता है कि ये करंट कैरी करता है वापस ले जाने के लिए। जैसे आपका जो लाइव वायर है वो करंट लाया आपके मेन स्विच से आपके अप्लायंसेस तक, उसको वापस ले जाने का काम करता है आपका न्यूट्रल वायर। ये आपका ब्लैक या फिर ब्लू कलर का देखा जाता है। ये क्या करता है कि इसका मेन काम ये होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना। अब तीसरा आता है आपका अर्थ वायर। अर्थ वायर नाम से आप शायद पहचान सकते हो कि कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजली बैठ जाती है, होता नहीं कि फ्रिज करंट मार रहा है या फिर आपका कूलर हो गया लोहे का जो होता है वो करंट मारने लगता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बिजली बैठ जाती है। वो बिजली बैठ जाती है, जैसे आप टच होगा आपको करंट लगता है, करंट लगता है। उससे बचने के लिए एक अर्थ वायर आती है, अर्थिंग, जो क्या करती है कि अर्थिंग दे देती है, अर्थ पे सारी आपकी बिजली भेज देती है। अब वो कैसे होता है कि जैसे आपका कोई बोर्ड है ना, बोर्ड, आपने ये वाली बोर्ड देखी कि ऊपर दो छोटे प्लग होते हैं, दो दो नीचे बड़े छेद होते हैं और एक यहाँ पे बड़ा सा छेद होता है। तो इन चार पिंस का तो काम होता है आपको बिजली सप्लाई करना, जहाँ पे आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर लगी होती है। ये जो आपका ऊपर वाला पिन होती है ना, यही आपकी अर्थ वायर होती है, जहां से आपकी अर्थिंग की वायर कनेक्ट होती है। अर्थिंग की वायर कि जैसे जरा सा ओवरलोड हुआ या कुछ बिजली बैठने का ऐसा हुआ कि ना अप्लायंसेस बिजली पकड़ सकती है, जिस वजह से उससे बचने के लिए ये वायर डायरेक्ट
क्या करता है कि अर्थ से जाके कनेक्ट कर दी जाती है जब घरों में लगाए जाते हैं बोर्ड, तो ये अर्थिंग भेज देती है। अब क्या होगा कि आपको करंट कैसे लगता है कि आपने कोई अप्लायंसेस छुआ तो डायरेक्टली आपके अंदर कम रेजिस्टेंस है उस वायर के मुकाबले, तो वो वायर से ना जाके करंट आपके शरीर के द्वारा डायरेक्ट अर्थ में जा रही है, इसलिए आपको करंट लगता है। तो ये काम होता है। अब इनसे बचा कैसे जाए, उसके लिए कुछ चीजें होती है, कुछ और आपके जो बेसिक से टॉपिक है लास्ट के उनको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आता है आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, जरूरत से ज्यादा प्रेशर दे देना। जैसे बच्चों को होता है ना कि एग्जाम आ गए, ट्यूशन वाला लगा था, टेस्ट ले रहा है, घर वाले प्रेशर डाल ले, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, स्कूल से प्रेशर आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहे हैं, प्रेशर बन रहा है बहुत ज्यादा, तो वो ओवरलोड हो जा रहा है, बच्चा परेशान हो जाता है। वो वैसे ही कुछ ओवरलोडिंग बिजली के माध्यम में है। ओवरलोडिंग अकर्स व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सर्किट ड्राइंग मोर करंट। वही होता है ना, आपने देखा कि घरों में आप एक सिंपल एक सर्किट है, वहां पे आप एक चीज लगा सकते हो, वहां पे आप मैनी पिन्स वाला एक स्विच लगा देते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके मूव होते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें वहां से चला सकते हो। तो वही आपका मेन रीजन होता है ओवरलोडिंग का। तो उससे बचने के लिए उसको यूज ना करें, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है बहुत बार, आग वाग लग जाती है घरों में, बहुत ज्यादा हादसे हो जाते हैं। तो वो वही ओवरलोड होता है कि एक उसके जो पिन थी, एक बोर्ड था, उसकी सिर्फ एक अप्लायंस को चलाने की ताकत थी, अब आप उससे बहुत सारी चीजें चला रहे हो तो उस पर लोड पड़ गया ना बहुत ज्यादा। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब भी आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाती है ना, जैसे कि ये आपका बोर्ड है, बोर्ड से ये लाइव वायर निकल लिया, ये न्यूट्रल वायर निकल लिया, यहाँ पे आपका अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस में जाके ऐसे करके कनेक्ट हो रही है, जिस वजह से ये वर्क कर रहा है अप्लायंसेस आपका। इस अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए इन दोनों में जो कनेक्शन है वो ऐसे जा रहा है कि करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है और न्यूट्रल वायर करंट को वापस लेकर आ रहा है। अगर ये दोनों गलती से यहीं अटैच हो जाती है ना, तो करंट यहाँ पे ना जाने की बजाय तुरंत यहाँ से करके ऐसे फ्लो होने लग जाता है इस डायरेक्शन में, जिस वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट occurs when the live wire comes in direct contact with the neutral wire, creating a low resistance path for current to flow. This result in a very high current which can cause overheating या फिर आग लगने की आपकी संभावना रहती है। आइए आपके लास्ट के दो टॉपिक्स बचे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कैसा डिवाइस होता है कि आपका एक ऐसे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एक वायर लगाया जाता है कि बाहर से आपकी जो लाइव वायर आ रही है ना, जो करंट ला रही है, और यहाँ से आपकी पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं सारे वायर्स, तो ये क्या होता है कि इसके तरह लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ही ओवरलोड हुआ जरा सा तो ये मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने की वजह से ये वायर हो जाती है ब्रेक। जैसी ब्रेक होगी तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, जिस वजह से आपके अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। ये मेन आपका काम होता है फ्यूज का। A safety device that breaks the circuit if the current exceeds a safe level, preventing overheating and fire. अब आपका जो लास्ट टॉपिक है अर्थिंग, वो पढ़ते हैं। The metal casing of an electrical appliances is connected to the earth wire. It is if a fault occurs, such as the live wire coming in contact with the metal casing, the current will flow through the earth wire instead of through a person who might touch the appliances. वही चीज जैसे मैंने अभी समझाया था ना आपको कि कोई अप्लायंसेज है आपका मेटल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है, जब वो यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करने के लिए, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है लीक होने की वजह से उसके सरफेस पे आके बैठ जाती है। अब उसको क्या चाहिए कि वो अर्थ से कांटेक्ट में आए और बिजली निकल जाए। आप जैसे इसको टच करोगे ना, टच करने के बाद डायरेक्ट आप क्या करोगे कि वहां पे न्यूट्रल वायर का वर्क आप कर रहे हो। न्यूट्रल वायर का क्या काम था कि सर्किट को कंप्लीट करना। अब आपने वही काम कंप्लीट करा कि आपने उसको टच करा, तो आपने जैसे उसको टच करा है ना, तो डायरेक्ट आप अर्थ से कांटेक्ट में हो, जिस वजह से वो शॉक आपके अंदर से होते हुए गुजरता है, इसलिए आपको झटका लगता है। वही उसी चीज से बचने के लिए ये सारे कॉजेस थे, जिनके लिए क्या कर सकते हो आप प्रिवेंट, क्या आप मैनी पिंस वाला प्लग यूज ना करो, या फिर अप्लायंसेस को एक लिमिट में चलाओ, फ्यूज को लगाओ घरों में, जिस वजह से प्रिवेंट हो आपके अप्लायंसेस खराब होने से। द अर्थ वायर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस कॉजिंग अ लार्ज करंट फ्लो टू इट। लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इसमें मतलब जरूरी है कि लो रेजिस्टेंस वायर रखनी पड़ती है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। तो लो रेजिस्टेंस हुआ अर्थ वायर में से, तो इजीली जो करंट आपका लीक हो गया ना, वो उसमें से होकर गुजर के अर्थ में चले जाएगा, जिसकी वजह से आपको झटका नहीं लगेगा। तो ये था आपका प्यारा सा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उम्मीद आपको समझ में आएगा। इसमें एक आधे और टॉपिक थे जो आपके जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें थी जो एनसीईआरटी से डिलीट हो चुकी है, तो आपको बहुत ज्यादा लोड कम हो गया है जिस वजह से, वरना ये बहुत लेंथी चैप्टर था, काफी ज्यादा लंबा किस्सा, ये डिलीट हो गया। बाकी कोई टॉपिक नहीं बचा जो यहाँ पे हमने छोड़ा है, सारी की सारी चीजें कवर हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट रह रहा हो ना, तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाके अभी कमेंट करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू।